हरियाणा इस वक्त खूब ज्यादा जोरों शोरों पर चर्चाओं में चल रहा है। पहले अपने चुनाव को लेकर, चुनाव के बाद नतीजों को लेकर और नतीजों के बाद मुख्यमंत्री चुनने को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री चुन लिए गए। नायाब सिंह सैनी को एक बार फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। 17 तारीख को नायाब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ भी ले ली, लेकिन यह शपथ तो हो गई और चुनाव के नतीजे भी आ गए। सब कुछ ठीक लगने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, अब इसको लेकर और भी ज्यादा हल्ला मचने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में धांधली के आरोप लगे, ईवीएम की बैटरी 99 पर होने के आरोप लगे और इसको लेकर तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए, अब इतना ही नहीं, इसको लेकर सरकार बन गई है। नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सरकार जो चलाने की कवायद है वह शुरू हो चुकी है। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला डाल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आंदोलन छेड़ा हुआ है, लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर अब जो लड़ाई है वह बड़े स्तर पर होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बार ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि ईवीएम की लड़ाई अब और ज्यादा दूर तक जाने वाली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है महमूद आचा और भानु प्रताप, दोनों ही इसको लेकर आंदोलन छेड़ने की भी बात कर चुके हैं। 17 ही तारीख को जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचल भी छेड़ा। तमाम लोग वहां इकट्ठा हुए थे और इसके बाद देख लीजिए, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पहले ही दावा किया जा रहा था इस मामले में कांग्रेस को कोई भी अब रियायत नहीं बरतनी चाहिए, तो देख लीजिए इसमें कोई रियायत नहीं बरती गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नायाब सिंह सैनी ने भले मुख्यमंत्री की शपथ ले ली हो, भले ही अब तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार हरियाणा में चलने वाली है, लेकिन अब इसका चलना मुश्किल होने वाला है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, सुनवाई होगी क्या, कुछ उसमें होगा। ऐसे में सरकार गिरने का खतरा अब हरियाणा में मंडराने लगा है। क्या खबर है आपको इस वीडियो में, चलिए विस्तार से बताते हैं, देख लीजिए। दैनिक भास्कर की खबर है कि हरियाणा की 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने दोबारा वोटिंग की मांग की, ईवीएम की बैटरी चार्जिंग को आधार बनाया। खबर के अंदर जाएं तो लिखा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप वाली शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ हुई। इसकी जांच के आदेश भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई को दिए जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत ईसीआई से की थी, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं ने उन 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा चुकी है। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कह चुके हैं कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, उनके नतीजे एकदम सही हैं, इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन भी 99 पर बैटरी की जानकारी के अनुसार प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, तो देख लिए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जो 20 सीटों पर हरियाणा में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, ईवीएम में गड़बड़ी की जो आशंका जताई जा रही है, 99 पर जो ईवीएम चार्ज मिली है, ऐसे में इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि अब इस पर यानी कि जो 20 सीटों पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है, इस पर दोबारा वोटिंग कराई जानी चाहिए। तो यह एक बड़ा मसला बीजेपी के लिए खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, ऐसे में खतरा है कि उनकी सरकार गिर सकती है। तो सरकार गिरने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। अभी सरकार चलाने के लिए कुछ दिन भी नहीं मिले हैं बीजेपी को, और अब देख लीजिए किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद यहां पर ईसीआई से इसकी जांच करने के लिए इसकी मांग की गई है। 20 सीटों पर दोबारा वोटिंग की मांग की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इस पे क्या फैसला लेता है, ये देखना काफी ज्यादा अहम होने वाला है। साथ ही इस खबर में देख लीजिए
यह भी मेंशन किया गया है कि कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस ने भी ईसीआई से इसकी शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर कोई गौर नहीं दिया गया था। इसके अलावा जो कमिश्नर हैं ईसीईसी के, यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया, यह कहकर कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। हमारी ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजा ही नहीं है, और जो नतीजे आए हैं वह बिल्कुल सटीक आए हैं। तो उन्होंने कोई अच्छा और सटीक जवाब जो है वह कांग्रेस को नहीं दिया था। इसके बाद से ही देख लीजिए, हर तरफ इसकी चर्चा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग पर अब लोगों का भरोसा उठ रहा है। इसीलिए देख लीजिए, यह मामला चुनाव आयोग तक गया। चुनाव आयोग के बारे में हमने आपको बताया था, किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उन्हें भी लेटर दिया गया था, लेकिन लेटर में कोई ऐसा सटीक जवाब उन्हें नहीं मिला था। इसके बाद देख लीजिए, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो इससे यही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग पर लोगों को भरोसा ही नहीं रह गया है। अब चुनाव आयोग पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम सटीक तरीके से नहीं कर रहा है। उनको अगर कोई शिकायत दी जाती है तो वो उसे नजरअंदाज कर रहे, क्योंकि जो ये मामला है इस बार का, ये मामला छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम खबरें जो है इसको लेकर सामने भी आई थीं। इसीलिए अब देख लीजिए किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पर इसका क्या रिप्लाई आता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे जांच करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किस तरीके से देख लीजिए, खबरें हैं सीजीआई चंद्रचूड़ जो है उनको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको देख लीजिए, ट्वीट दिखाते हैं, देख लीजिए, लिखा हुआ है, संजय रावत ने सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि देश के करोड़ों लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या किया? तो सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि सीजीआई चंद्रचूड़ कुछ समय बाद रिटायर होने वाले हैं, और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक बयान दिया है। ट्वीट किया कि मुझे मेरा कार्यकाल कैसे लोग याद करेंगे, क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है? अब संजय रावत ने उन पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, इतना घोटाला हो गया। इस पर चंद्रचूड़ जी ने क्या किया है? अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पर चंद्रचूड़ जी जो हैं वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अभी भी देख लीजिए, यह मामला ठंडा नहीं हुआ है। अभी भी लोग ट्वीट करके सोशल मीडिया पर इसका दावा कर रहे हैं। ट्वीट करके कैसे? हरियाणा में जो सरकार बनाई गई है बीजेपी द्वारा, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे धांधली करके, वोटों की चोरी करके सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं, देख लीजिए। कृष्णकांत हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि क्या हरियाणा का पूरा चुनाव घोटाला है? जब विधानसभा भंग होती है, या तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है या कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया ना। मीडिया को इसके बारे में कुछ मालूम है। हरियाणा की जनता को यह नहीं बताया गया कि चुनाव के दौरान राज्य की संवैधानिक स्थिति क्या है। क्या नायाब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री काम करते रहे और राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते रहे? इंदिरा गांधी का चुनाव सिर्फ इसलिए रद्द हुआ था क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने कार का इस्तेमाल किया था कि हरियाणा में सीएम ने चुनाव में राज्य कमिश्नरी का इस्तेमाल किया है। तो किस तरीके के सवाल देख लीजिए खड़े हो रहे हैं। और सवाल जब खड़े हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि मामला अब छोटा नहीं रह गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, पहले तो जो मिल्कीपुर सीट है उसका ऐलान नहीं किया गया, यानी कि उसका जो वोटिंग है, उसके जो इलेक्शन है, वो उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। उसका चुनाव जो है वो टाल दिया गया। अब देख लीजिए, चुनाव जो है, ये उपचुनाव को रोकने के लिए बीजेपी कहां तक पहुंच गई है। बीजेपी इस चुनाव को रोकने के लिए अभी तो मिल्कीपुर सीट का चुनाव रद्द कराया था। अब ये पूरा उपचुनाव जो है रद्द कराने की मांग कर रही है। पूरा उपचुनाव आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। कुछ समय मांगा जा रहा है उपचुनाव करने के लिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी डर गई है? क्या बीजेपी को ये लग रहा है
कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है यह इनके खिलाफ हो सकता है। इस उपचुनाव में इससे इनका घाटा हो सकता है। इससे इनके इस उपचुनाव में इनकी सीटों पर बुरा असर पड़ सकता है। तो किस तरीके से बीजेपी पूरा खेल खेलती है, किस तरीके से ये सारे जो है षड्यंत्र रचे जाते हैं और इस हिसाब से चुनाव किया जाता है, तो देख लीजिए, खबर भी इसको लेकर मौजूद है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ब्रेकिंग न्यूज है। न्यूज 24 की लिखा हुआ है कि यूपी में उपचुनाव 1 हफ्ते टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। तो बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच रही है उपचुनाव को टालने के लिए। अब टाला क्यों जा रहा है भाई, क्यों टाला जा रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उपचुनाव है, 9 से 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इतना बड़ा कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी, देख लीजिए, उसके खिलाफ जो माहौल इस वक्त बना है, हरियाणा के बाद जो माहौल उनके खिलाफ बन गया है, ऐसे में बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है। और डरी हुई इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि जो ये खबर सामने आई है, उनका डर साफ तौर पर दिखा रही है कि अब वो उपचुनाव को 1 हफ्ते टालने की बात कर रहे हैं। टाले गए, इस 1 हफ्ते में वो क्या कुछ करते हैं, क्या नई रणनीति बनाते हैं, यह सोचने वाली बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब अपनी हार का डर जो है वो सताने लग गया है। इसीलिए इस उपचुनाव को टालने के लिए चुनाव आयोग जो है बीजेपी पहुंच रही है। तो अब आप देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी पूरा खेल रचती है, किस तरीके से अपने हिसाब से जो है वो चुनाव करवाती है। और अगर इस बार जो ये चुनाव टालने की बात इन्होंने बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रखी है, अगर चुनाव आयोग ने इनकी ये बात मान ली, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर और कैसे काम करता है। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या मत है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और तमाम